नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। हाल ही में ऑडिट ब्यूरो ऑफ सर्कुलेशन ने भारतीय प्रिंट मीडिया के बारे में अपने ताज़ा आंकड़े जारी किए हैं। इन आंकड़ों की तुलना अगर दुनिया के अन्य प्रौढ़ लोकतांत्रिक देशों के प्रिंट मीडिया से करें तो बड़े दिलचस्प नतीजे निकलते हैं। जहां पूरी दुनिया के प्रिंट मीडिया के सर्कुलेशन और राजस्व में गिरावट दर्ज हो रही है, वहां भारत इकलौता ऐसा लोकतांत्रिक देश है जहां टेलीविजन और डिजिटल मीडिया कारोबार में तेजी के बावजूद प्रिंट मीडिया में ग्रोथ कायम है। ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, फ्रांस, जर्मनी और जापान में प्रिंट मीडिया की ग्रोथ माइनस में है। केपीएमजी के आंकड़े पर नजर डालें तो भारतीय प्रिंट मीडिया उद्योग के राजस्व आकार में बढ़ोतरी बरकरार है। ये बात सही है कि प्रिंट के मुकाबले अब टेलीविजन इंडस्ट्री का राजस्व आकार तेजी से बढ़ता दिख रहा है, लेकिन बढ़ते प्रिंट मीडिया की एक असलियत ये भी है कि समाचार संकलन और ज्ञान विज्ञान संबंधी जानकारी देने पर वो सबसे कम खर्च कर रहा है। और ये बात कमोबेश भारत के प्रिंट और विजुअल दोनों तरह के मीडिया पर लागू होती है। इसके वैश्विक कवरेज का बड़ा हिस्सा अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस आदि की न्यूज़ एजेंसियों द्वारा प्रसारित सूचनाओं पर आधारित है, क्योंकि भारतीय मीडिया समूहों के अपने संवाददाता दुनिया के इक्का दुक्का देशों में ही हैं और वे भी बहुत कम। हालत यह है कि पड़ोस के मुल्कों में भी इनके संवाददाता नहीं हैं, जबकि अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन ही नहीं, चीन जैसे गैर लोकतांत्रिक शासन पद्धति वाले देश के मीडिया, सीसीटीवी, पीपल्स डेली या ग्लोबल टाइम्स के संवाददाता दुनिया के चप्पे चप्पे पर मौजूद हैं। सिर्फ विदेश और सामरिक मामले ही नहीं, किसी तरह के शोध या खोजबीन पर हमारे मीडिया का बड़ा हिस्सा न्यूनतम खर्च करना चाहता है। विज्ञान, तकनीक, शिक्षा, स्वास्थ्य और ग्रामीण समाज का हमारा कवरेज खासकर भारतीय भाषाओं के अखबारों का बेहद दरिद्र और दयनीय है। मीडिया मंथन में आज हम अपने प्रिंट मीडिया के इसी सूरत हाल पर चर्चा करेंगे अपने 4 खास मेहमानों के साथ। हमारे साथ आज की चर्चा में मौजूद हैं ओम थानवी साहब, जनसत्ता में लंबे समय तक संपादक रहे हैं। हमारे साथ हैं विपुल मुदगल, वरिष्ठ पत्रकार और कॉमन कॉज के डायरेक्टर। हमारे साथ हैं बलराज अरोड़ा साहब, टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप, देश का सबसे बड़ा अखबारी समूह, उसके डायरेक्टर रह चुके हैं और पब्लिशर भी रहे हैं। हमारे साथ हैं टीके राजलक्ष्मी, फ्रंट लाइन की डिप्टी एडिटर। हम आप चारों लोगों का आज की चर्चा में स्वागत करते हैं और शुरुआत विपुल हम आपसे करते हैं। ये जो एक बहुत ही दिलचस्प कहानी, या यूं कहा जाए कि एक गौरवान्वित करने वाली कहानी, कि पूरे दुनिया के प्रिंट में जहां ग्रोथ नहीं दर्ज हो रही है, माइनस ग्रोथ है, वहां भारत का प्रिंट मीडिया डिजिटल और टेलीविज़न के विस्तार के बावजूद भी लगातार ग्रो कर रहा है। इस बीच में थोड़ी बहुत ग्रोथ में थोड़ी सी एक स्टेग्नेशन दिखती है, लेकिन फिर भी उछाल है। हम ये समझना चाहते हैं कि इसको अगर इस क्वांटिटी को अगर आप क्वालिटी के स्तर पर देखें, दोनों को अगर मिलाना चाहें, क्या देखते हैं आप? देखिए, मिला के मुझे तो ये नज़र आता है कि हर चीज़ में भारतीय मीडिया कंपनी और जो भारतीय लैंग्वेज मीडिया कंपनीज हैं वो दुनिया में हर एक का मुकाबला कर रही है। पहली बात तो ये कि ये मीडिया कंपनी नहीं है, ये अब मल्टी मीडिया कंपनी है। ये जो है डिजिटल करती हैं, ये इंटरनेट करती हैं, ये रेडियो करती हैं, टीवी करती हैं, मोबाइल करती हैं, गेमिंग करती हैं, एनिमेशन करती हैं, फिल्म्स करती हैं, म्यूज़िक करती हैं, OOH जिसे कहते हैं, बाहर जो बिलबोर्ड्स लगते हैं वो करती हैं। यानी कि ये मीडिया कंपनी दुनिया भर में जो वैश्विक आधार पर हो रहा है उस सबसे एक तरह से आगे बढ़ रही हैं। लेकिन जैसी गुणवत्ता की बात आती है कि समाचारों की गुणवत्ता, जैसे आपने पहले कहा कि न्यूज़ कलेक्शन जो है, न्यूज़ गैदरिंग के जो बजट्स हैं वो कमाल के हैं, इनके इतने संकीर्ण और इतने नैरो बजट। कहीं अपने संवाददाता रखने की ज़रूरत नहीं है, कहीं खोजबीन समाचार करने की ज़रूरत नहीं है। इन्वेस्टिगेटिव ब्यूरो समाप्त हो रहे हैं। श्रम जैसे भारत जैसी जगह में जितने लोग जो श्रमिक हैं, श्रम के ऊपर कोई बीट ही नहीं है, किसान के संकट के ऊपर कोई बीट ही नहीं है। तो ये तो कमाल हो रहा है। मुझे लगता है कि एक अजीब तरह का दोहरापन जो नज़र आ रहा है, पता नहीं कितने दिन चलेगा। टीके राजलक्ष्मी, आपकी क्या राय है इस बारे में? आप कैसे देखती हैं कि एक तरफ तो इतनी ग्रोथ है हमारे प्रिंट मीडिया में, लेकिन क्वालिटी के स्तर पर जैसा विपुल कह रहे हैं, आपका क्या ऑब्जर्वेशन है और क्यों ऐसा है? जी, क्वालिटी की तो बात से हम सभी सहमत हैं कि जो है क्वालिटी में बहुत बड़े पैमाने में जो है गिरावट आई है। और ये क्वालिटी का जो है डंबिंग डाउन जिसको हम कहते हैं, एक फ्रेज़ इस्तेमाल होता है डंबिंग डाउन, ये एक सोची समझी पॉलिसी के तहत होता है। ये ऐसा नहीं है कि इसमें कुछ सर्वे के बेसिस पे होता है कि लोग ये चाहते हैं या रीडरशिप ये चाहती है, इसीलिए हम ये क्वालिटी ऑफ न्यूज़
प्रोड्यूस करते हैं। ये एक जानबूझ के एक नीति है जो कहीं पर जो है लिखा गया नहीं है, पर जिसको हम कहते हैं रूलिंग क्लासेस जो होते हैं उनके इंटरेस्ट के साथ जो है लगभग हमारी मीडिया का भी जो है पॉलिसी लेकिन राजलक्ष्मी दुनिया के जितने विकसित डेमोक्रेसीज हैं जी, और जहां कैपिटलिज्म बहुत स्ट्रांग है, उन देशों में भी हाईली कॉर्पोरेटाइज मीडिया है। भारत में भी कॉर्पोरेटाइज मीडिया हो गया है, लेकिन उन देशों में हम देख रहे हैं कि क्वालिटी के स्तर पर वो कंप्रोमाइजेस उस तरह की नहीं है जैसे अपने देश में है। आप अमेरिका का उदाहरण ले लीजिए, आप यूके का ले लीजिए, आप फ्रांस का ले लीजिए। तो आखिर भारत के मीडिया के साथ, ठीक है आप कह रहे हैं कॉर्पोरेटाइज मीडिया हो गया है, रूलिंग क्लास का असर है, लेकिन वहां भी तो रूलिंग क्लास का असर है, वहां भी हाईली कॉर्पोरेटाइज मीडिया है। ये क्या फर्क है भारत के मीडिया और विकसित पूंजीवादी मुल्कों या विकसित लोकतांत्रिक मुल्कों में? जी देखिए, एक तो जो है मुझे लगता है कि हमारे देश में जो अगर आप पूरे तौर से देखेंगे लिटरेसी लेवल जो है अभी भी 70% से ऊपर तो है, पर काफ़ी एक सिग्निफिकेंट पॉपुलेशन है जो बिल्कुल इलिटरेट है, और जो लिटरेसी भी है वो एक फंक्शनल लिटरेसी जिसको हम कहते हैं तो उसी जो बेसिस तक सीमित है। तो जो नागरिक है वो जो अकाउंटेबिलिटी जो डिमांड जो करने वाला तबका है वो बहुत ही छोटा और सीमित तबका है। तो जहाँ पर जब आपके जो डिमांड करने वाले जो सेक्शन है वो जब खुद ही इतने जब सीमित हैं, मतलब एलीट आप कह लीजिए या जो भी है, तो फिर अकाउंटेबिलिटी भी उसी हिसाब से होती है। तो जो मीडिया में जो आता है वो सिर्फ एक ही सेक्शन को जो है केटर करता है, जैसे बिल्कुल जो राजलक्ष्मी कह रही हैं। आपको क्या लगता है आखिर ये दोनों में फर्क क्या है? विकसित पूंजीवादी मुल्कों में जहां लोकतांत्रिक संरचना बहुत मजबूत है और भारत, आखिर मीडिया का ये फर्क क्यों है? भाई बहुत सी छोटी सी बात है कि देखिए मीडिया के जो हितों का ध्यान रखा जाता है पूंजीवाद के अंदर, लेकिन साथ साथ उपभोक्ता के हितों का भी ध्यान रखा है। अगर आप ऑफकॉम को देखें, यूके में ऑफकॉम है, अमेरिका में एफसीसी है, और यूरोप में एमपीएम करके मीडिया प्लुरैलिटी मॉनिटर करके ये संस्थाएं बनाई हुई हैं। इसलिए बनाई हुई हैं कि डाइवर्सिटी हो, विविधता आए मीडिया के अंदर, और उपभोक्ता की शिकायतें दर्ज हों और उसके ऊपर एक्शन लिया जाए। लेकिन ऐसी कोई चीज हमारे यहाँ नहीं है। बिल्कुल। आप कैसे? हमारे यहाँ तो यह है कि उपभोक्ता जो चाहता है जी, उसके हिसाब से वो डिसाइड किया जाता है कि एडवर्टाइजर को क्या पसंद है। जो न्यूज़पेपर बनाया जाता है या जो मीडिया में दिया जाता है वो इसलिए है कि जो आफ्टर ऑल जो रेवेन्यू है न्यूज़पेपर ग्रुप का या मीडिया ग्रुप का वो सब एडवर्टाइजमेंट से आ रहा है। जी। अगर आप देखें तो सर्कुलेशन से या न्यूज़पेपर छापने से या न्यूज़पेपर बेचने से तो नुकसान होता है। जितना आप ज़्यादा न्यूज़पेपर बेचते हैं उतना आपको ज़्यादा लॉस होता है। जितना आप, हालांकि इतने तक है कि आपको न्यूज़पेपर बेचने में नुकसान होता है, आप अपनी कॉस्ट तो रिकवर करते नहीं हैं, लेकिन जितना ज़्यादा बेचते हैं उतना आपका लॉस बढ़ता जाता है। जी। तो न्यूज़पेपर बिजनेस में या मीडिया बिजनेस में अब यह है कि आप अपने रेवेन्यू को कैसे बढ़ाया जाए, और रेवेन्यू तभी बढ़ेगा जो आपका न्यूज़पेपर पढ़ने वाला है या जो आपका मीडिया कंज्यूम करने वाला है वो आपके प्रोडक्ट को खरीदेगा या आपका व्यूअर बनेगा। जी। और वो तभी बनेगा जो आप उसको लुभाने का काम करेंगे, और उसको लुभाने पर ही जो मीडिया है वो कंसंट्रेट कर रहा है। लेकिन ये नहीं कर रहा है कि अब आप कहें कि आपको लिटरेसी या लिटरल कल्चरल वैल्यूज़ क्या है, लिटरेसी लेवल क्या है लोगों का, उसके हिसाब से नहीं काम करता। लेकिन अरोड़ा साहब, हम यही समझना आपसे चाहते हैं, आप इतने साल टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के प्रकाशक रहे, डायरेक्टर रहे, कि जो बड़े ग्रुप्स हैं देश के जिनका मुनाफा सैकड़ों करोड़ में है, हाँ जी, हजार में, आई मीन एग्जैक्टली, तो ये लोग आखिर वजह क्या है कि न्यूज़ गैदरिंग पर, रिसर्च पर या पड़ताल पर बिल्कुल खर्च नहीं करना चाहते? कई बड़े ग्रुप्स को हमने ये भी देखा है, जब मैं स्वयं एक अखबारी समूह में था, दूसरे बड़े ग्रुप के एक रिपोर्टर हमसे कहते थे कि भाई कहाँ जा रहे हो? मैं कहा भाई इस जगह जा रहे हैं। यार हमें भी लेकर चलो। क्यों? क्योंकि उनके ग्रुप ने उन दिनों टैक्सी लेने पर पाबंदी लगा दी थी। तो मैं ये समझना चाहता हूं कि जहां इस कदर कमी है न्यूज़ गैदरिंग पर, आखिर वजह क्या इसके पीछे है? नहीं, बड़े समूह में न्यूज़ गैदरिंग पे खर्चे पे कमी नहीं है, लेकिन फोकस जो है वो फोकस इज ओनली ऑन रेवेन्यू जनरेशन, रेवेन्यू इंक्रीज एंड गिविंग टू द रीडर आर न्यूज़। एक आप एडवर्टाइजर को एक एम्बियंस देते हैं कि वो जो अपनी एडवर्टीजमेंट दे रहा है उस एडवर्टीजमेंट का उसको मैक्सिमम बेनिफिट कैसे मिलेगा, और किस टाइप के रीडर हैं या कंज्यूमर हैं उसके, उनको वो सेवा करने का काम है।
उनके लिए। लेकिन अरोड़ा साहब, हम ये देख रहे हैं कि जो इतना बड़ा मुनाफा विज्ञापन से आ रहा है, सर्कुलेशन से आ रहा है, वो लगातार खर्च तो हो रहा है, लेकिन वो कंपनी के बड़े ओहदेदारों पर हो रहा है, वो कॉन्क्लेव्स पर हो रहा है। अब आजकल जितने बड़े मीडिया समूह हैं वो रोज बरोज तो नहीं मैं कहूंगा, लेकिन साल में कई बार कॉन्क्लेव्स कर रहे हैं। तो आपने न्यूज पर कोई खर्च नहीं है, रिसर्च पर कोई खर्च नहीं है, रिपोर्टिंग पर कोई खर्च नहीं है, लेकिन कॉन्क्लेव्स में आप बड़े बड़े लोगों को बुला रहे हैं, आप सत्ता संरचना से जुड़े लोगों को बुला रहे हैं, कारपोरेट कप्तानों को बुला रहे हैं, उस पर आप करोड़ों खर्च कर दे रहे हैं। फिर वो आपकी गलतफहमी है जी। जो कॉन्क्लेव्स हैं उसमें कोई खर्चा नहीं होता, उसमें भी कमाई होती है। उसमें भी कमाई तो ये चीज नहीं है कि कॉन्क्लेव्स होते हैं या बड़े बड़े सेमिनार होते हैं और उसमें फॉरेन डिग्निटरीज आते करने हैं, वाली बड़ी बड़ी कंपनियां, वो सब होता है। तो आफ्टर ऑल जो मीडिया है एक बिजनेस है, जिसको आप उसको एक मिशनरी की तरह देखना चाहते हैं कि उसका काम नॉलेज बढ़ाना है, उसका काम सूचना देना है, उसका काम देश में कुछ चुनौतियों का सामना करने के लिए पब्लिक को तैयार करना है, वो चीज नहीं है। तो आप उस चीज पे आप बहस कर रहे हैं, ये भी एक हैरानगी की बात है, क्योंकि ये एक गिवन फैक्ट है कि इस तरह से ही मीडिया चलेगा और इस तरह से ही न्यूज़पेपर चलेगा। लेकिन और आपका ये एक्सपेक्ट करना जी कि एक दूसरी दिशा में चलेगा, ये मुश्किल आपको लग रहा है। लेकिन ओम थानवी साहब, हम तो जर्नलिस्ट हैं, आप जर्नलिस्ट हैं, और जो हमारे पाठक हैं, श्रोता हैं, दर्शक हैं, वो भी चाहते हैं सूचना, ज्ञान, समझदारी। और यही एक प्रश्न है जो अरोड़ा साहब कह रहे हैं। बिल्कुल इनका जो पक्ष है, मैं समझता हूं कि प्रामाणिक ढंग से अपनी बात कह रहे हैं, हम सम्मान करते हैं इनकी बात का, क्योंकि ये एक जो सारा का सारा जो मीडिया समूह है, मीडिया के मालिकान है, जो प्रबंधन है, उसकी तरफ से ये बात कह रहे हैं और बिल्कुल ईमानदारी से कह रहे हैं। हम समझना ये चाहते हैं कि लोग न्यूज़ इसलिए खरीदते हैं न्यूज़पेपर क्योंकि न्यूज़ मिले, लोग मैगजीन्स खरीदते हैं क्योंकि ज्ञान मिले, टेलीविज़न भी देखते हैं कि सूचना ज्ञान दोनों का हो। ये जो विदेश में या यूरोप में, अमेरिका में, जिसकी हम बार बार नकल करने की बात करते हैं, वहाँ अभी भी ये पहलू मौजूद है। भारत में क्यों गायब है, और अगर गायब है तो सवाल क्यों न उठाया जाए? देखिए, मेरे ख्याल में असली बहस हम ये कर रहे हैं कि ये जो एबीसी के आंकड़े आए हैं, सारी दुनिया में जो है वो अखबारों का वितरण घट रहा है, और हमारे यहाँ क्या खबर इस तरह से कैसे आई है कि हमारे यहाँ पे बड़ा है। और ये जो बड़ा है, इसके बारे में इसकी सीधी मैं जो कारण जो समझता हूँ कि हमारे यहाँ जो न्यूज़ चैनल्स हैं, आपने जिनको या तथाकथित न्यूज़ चैनल्स कहिए, जिनको न्यूज़ चैनल का लाइसेंस दिया है, जो अब मनोरंजन का काम ज़्यादा करते हैं, कपिल शर्मा वगैरह तमाम चीज़ें आप उन पर देख सकते हैं, तो खबरों के लिए जो चैनल जिम्मेदार हैं उन पे खबरें नहीं मिलती हैं। कोई चारा नहीं है लोगों के सामने कि लोग अखबारों को पढ़ें। ये बहुत सीधी सी बात है, पहली बात। दूसरी बात जो बहुत साफ है, अरोड़ा जी को तो बड़ा अनुभव है टाइम्स ऑफ इंडिया का, और अभी जो इतनी बातें कह रहे हैं क्योंकि अब टाइम्स ऑफ इंडिया में नहीं है तो इनके लिए आसान है कहना, उस वक्त शायद मुश्किल था। ये हमारे यहाँ पे मार्केटिंग का जो तरीका है, देखिए रीजनल अखबार हैं, प्रादेशिक अखबार, सबसे ज़्यादा भूमिका उनकी है, जो विपुल जी ने कहा। मलयालम अखबार, बांग्ला अखबार, गुजराती अखबार, हिंदी के अखबार, इनकी वजह से ये आंकड़ा, अंग्रेजी अखबारों की वजह से ये नहीं बना है। उनकी मार्केटिंग का जो तरीका है बड़ा मज़ेदार है। अगर वो बाहर वो लोग ही करने लग जाएं तो शायद उनके लिए भी आसान होगा। हमारे यहाँ तो अखबार लगभग मुफ्त में ही दे रहे हैं। हाँ जी, वो आपको अखबार महीने भर का जितना पैसा लगता है उतने की वो कुर्सियां फ्री में देते हैं, उसमें आपको और सामान जो रसोई में काम में आता है देते हैं, बाल्टी, छतरी, कुछ भी, और वो उनको कन्विंस कर देते हैं ग्राहक को कि आपको अखबार मुफ्त में मिल रहा है। और इस तरह से वो उतना वितरण बढ़ा के और विज्ञापन दाता को जाकर कहते हैं कि हमारा अखबार इतना बढ़ चुका है। तीसरी बात, सरकारी विज्ञापन हमारे यहाँ जो दुनिया में और जगह पे नहीं है, उसकी वजह से हमारे अखबार टिके हुए हैं। वो बहुत बड़ी उनकी रीढ़ की हड्डी है, और इसी वजह से सरकार के खिलाफ अखबार बोलते नहीं हैं। अगर बोलते हैं, राजस्थान पत्रिका ने राजस्थान में बोलना शुरू किया, बिल्कुल उनको सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा कि हमारे अखबार तो जनता के पैसे से दिए जा रहे हैं लेकिन उसका इस्तेमाल किया जाता है। ये कुछ फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से मैं ये मानता हूं कि बाहर की स्थिति और हमारी स्थिति बिल्कुल जुदा है। बिल्कुल ठीक बात है। टीके राजलक्ष्मी, मैं आ रहा हूं अरोड़ा साहब। टीके राजलक्ष्मी, हम ये समझना चाहते हैं जो अभी थानवी साहब ने कहा, देखिए जो ग्रोथ है वो भारतीय भाषाओं के अखबारों की सबसे अधिक है, और उसमें हिंदी जो है टॉप पे है। उसकी वजह बहुत सारी है। उसमें एक वजह तो ये भी है कि हमारे यहाँ लिटरेसी रेट जो पहले था और आज जो है उसमें फ़र्क आया है। लोग तेज़ी से साक्षर हो रहे हैं, बहुत सारे सबाल्टर्न सेक्शंस जो हैं धीरे धीरे रीडरशिप के दायरे में आ रहे हैं।
लेकिन हम उस पर बहस नहीं कर रहे हैं। हिंदी का इस वक्त जो ग्रोथ है वो 8.7% है, तेलुगु का 8.28% है, कन्नड़ 6.40% है। इसी तरह से अंग्रेजी का जो है 2.87 केवल है भारत में, पंजाबी 1.53, मराठी 1.50, बंगला 1.49। हम आपसे समझना ये चाहते हैं कि क्या इन चीज़ों को बरकरार रखते हुए जो बलराज साहब कह रहे हैं कि ये भारतीय मीडिया की संरचनात्मक मजबूरी है, विज्ञापन और न्यूज़ के रेशियो से लेकर के और कॉन्क्लेव तक सब कुछ, सरकारी विज्ञापनों का जिक्र किया थानवी साहब ने, क्या इसके बावजूद भी इंडियन मीडिया इंडस्ट्री में क्वालिटी के लिए कुछ किया जा सकता है? क्या क्रॉस मीडिया होल्डिंग, क्या एक अखबारों के 8-8, 10-10 रीजनल एडिशंस, क्या ये चीज़ें कानून की नज़र में या इन पर कोई विधायी पहल की जा सकती है ताकि कंसोलिडेशन न हो किसी एक ग्रुप का, और साथ में क्रॉस मीडिया होल्डिंग का जो ये जो एक विशाल जो आकार बन गया है मीडिया में, उस पर भी कोई बंदिश हो? देखिए, ऐसा है कि ये क्रॉस मीडिया ओनरशिप का प्रॉब्लम हो या जो कॉर्पोरेटाइजेशन ऑफ द मीडिया की जो बात करते हैं हम लोग, अगर वो इश्यू हो, पर ये सवाल है कि जब सियासत में ही इतना ज़्यादा कॉर्पोरेट दखल हो रहा है, तो मीडिया भी उसी का एक रिफ्लेक्शन है और एक अंश है। तो वो अगर हम जो एक्सेप्टेड है और उसको मान के अगर चलते हैं, पर मीडिया एक बिजनेस नहीं है। और ये सवाल जो है हम लोग को तो दोहराना चाहिए यहाँ पे कि मीडिया का एक सामाजिक ट्रांसफॉर्मेशन, सोशल चेंज का एक बहुत बड़ा एक दायित्व है। और वो अगर जो मान के चलते हैं, अगर इसमें और कि जितनी भी मीडिया है उसमें अगर जो है 20% या 25% या 30% भी अगर ये मान के चले कि समाज में अभी भी एक रोल है मीडिया का, तो कुछ जो है बदलाव होने की कुछ स्कोप जो है मुझे लगता है। पर ये बात जो है कि जो अंग्रेज़ी जो आपने अभी जो फिगर्स आपने दिया, अंग्रेज़ी पढ़ने लिखने वाले तो बहुत ही सीमित हैं, और वो भी सिर्फ जो है मेट्रोज़, और वो भी कैपिटल में है या मेट्रोज़ तक ही सीमित है। तो ये रीजनल लैंग्वेजेस में जो अखबार आ रहे हैं या प्रिंट मीडिया का ग्रोथ है, ये बहुत ही अच्छा है। और दूसरा लेकिन राजलक्ष्मी, हम बहुत संक्षेप में ये समझना चाहते हैं कि आप स्वयं भी बहुत सारे पत्रकार संगठनों से जुड़ी हैं, एडिटर्स गिल्ड अपने यहाँ है, प्रेस काउंसिल है। क्या भारत में दुनिया की जो विकसित डेमोक्रेसीज हैं, जहां मीडिया का सिनेरियो यहाँ से बेहतर है, क्या उनसे कोई सबक लिया जा सकता है एक बेहतर मीडिया के लिए, बेहतर जर्नलिज्म के लिए, या एक प्रो पीपल जर्नलिज्म के लिए? उसमें क्रॉस मीडिया ओनरशिप को कैसे ड्रेस किया जाए, विज्ञापन और खबर के रेशियो के बारे में कैसे बात की जाए, कैसे हम बात करें कि अखबारों का संकेंद्रण न हो, कंसोलिडेशन जिस तरह मीडिया ग्रुप्स का हो रहा है। अब जैसे नई दुनिया एक जमाने का बेहतरीन अखबार, एक जमाने का देशबंधु बेहतरीन अखबार, इसी तरह से बहुत सारे और अखबार खत्म हो गए या खत्म होने के कगार पर खड़े हैं आज। तो ये जो ट्रेंड है कैसे रोका जाए? क्या इस पर इन संगठनों की तरफ से, इन फोरम्स की तरफ से कोई पहल होती आपको नजर आती है? अगर नहीं तो क्यों? देखिए, संगठन से तो पहल हो सकता है, एक दबाव, एक मॉरल प्रेशर जो है बिल्ड कर सकते हैं। पर दूसरी चीज़ है कि मतलब सरकार को भी अपनी तरफ से ध्यान जो है देना चाहिए कि मीडिया जैसे क्षेत्र में अगर वहाँ पे अगर जो है करप्शन आ जाए या जो कमर्शियल एस्पेक्ट ही पूरी तरह से हावी हो जाए, तब तो सब कुछ छोड़ ही देना चाहिए। क्योंकि अरोड़ा साहब, हम आपसे ये समझना चाहते हैं बिल्कुल स्पेसिफिक, क्या भारत में क्रॉस मीडिया ओनरशिप के सवाल को, संकेंद्रण, कंसोलिडेशन के सवाल को एड्रेस न करने का भी एक नतीजा है कि जर्नलिज्म जो रीजनल लेवल पर हो रहा था, जिसकी तरफ इशारा कर रहे हैं, या अभी भी हो रहा है कई जगह, लेकिन वो लगातार सिकुड़ रहा है, सिमट रहा है, अखबार के अखबार बंद हो रहे हैं, खत्म हो रहे हैं? देखिए, रीजनल पेपर तो वैसे ग्रो कर रहे हैं, जैसे अभी आपने बताया, तमिल पेपर्स में 8% ग्रोथ है, तेलुगु पेपर्स में ग्रोथ है, हिंदी में ग्रोथ है, इंग्लिश में बहुत कम ग्रोथ है। इंग्लिश जो है अभी जो टोटल न्यूज़पेपर सर्कुलेशन है पूरे इंडिया में, उनमें इंग्लिश पेपर्स का 15% कंट्रीब्यूशन है, हिंदी का 40% कंट्रीब्यूशन है, तो 55% ये हो जाता है, बाकी 45% रीजनल डेलीज है। तो ये रीजनल डेलीज ही हैं जो एक्चुअल में आज प्रिंट मीडिया को ग्रोथ दे रहे हैं। ये सब 8%, 10% ग्रो कर रहे हैं, जबकि इंग्लिश मीडिया आपने कहा 2% ग्रो कर रहा है। तो रीजनल, अब जो बड़े ग्रुप हैं वो भी रीजनल लैंग्वेजेस में दोबारा से जाने की कोशिश कर रहे हैं, हिंदी, बंगाली, गुजराती पेपर्स या मराठी पेपर्स की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि
लिटरेसी लेवल, जैसे इन्होंने कहा लिटरेसी लेवल बढ़ेगा, और प्रिंट मीडिया की क्रेडिबिलिटी तो है, एक रिटर्न वर्ल्ड की क्रेडिबिलिटी मानी जाती है कि अखबार में छपा है, अखबार में लिखा है। और जैसे थानवी साहब ने कहा कि टीवी में तो समाचार के लिए आप टीवी तो देखते नहीं हैं आज की डेट में, सिर्फ एक श्रिल डिबेट्स के लिए आप टीवी देखते हैं जी। तो जो वो एक वैक्यूम है जो टीवी भी पूरा नहीं कर पा रहा है, और अभी तक डिजिटल मीडिया भी, इंटरनेट पे भी जो न्यूज़ है वो भी पूरा नहीं कर पा रही है, तो इसी वजह से प्रिंट मीडिया और न्यूज़पेपर की अभी फ्यूचर ब्राइट है कुछ सालों तक। विपुल, आपकी क्या राय है? बिल्कुल संक्षेप में। मेरा मानना ये है कि देखिए, जो प्रोफेशनल एथिक्स, क्या रेमेडी, आई मीन आप जो क्या प्रोफेशनल एथिक्स हैं वो हमारी समाज में पूरी तरह से जा रही हैं। आप इसको मीडिया को थोड़ी एक मिनट के लिए भूल जाइए और देखिए मेडिकल प्रोफेशन में क्या हो रहा है। आपका काम है मरीज की जान बचाना, उसको अच्छे से अच्छा इलाज देना, लेकिन आप उसका खून निचोड़ने के चक्कर में। एजुकेशन में क्या हो रहा है कि आप बच्चों को एजुकेशन दें, प्राइवेट एजुकेशन में मार काट हो रही है लोगों को, मतलब पैसे की ही वजह से सारी शिक्षा है। तो अगर हमारे मेडिकल एथिक्स हो, प्रोफेशनल एथिक्स यूनिवर्सिटीज में हो, मीडिया में भी एथिक्स हो, तो फिर एक तो बात ये है। दूसरा ये है कि सजा हो प्राइवेट ट्रीटीज करने वाले के लिए जो जानबूझ के झूठी खबरें लोगों का पैसा और जिंदगी भर की कमाई निकाल रहे हैं, या जो बिल्डर्स पैसा लेके भाग जा रहे हैं, वो उसके बारे में लगातार विज्ञापन दिए जा रहे हैं, उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। फेक न्यूज़ और पेड न्यूज़ करने वालों के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। पूरे समाज को मिलकर सोचना पड़ेगा। एथिक्स बनेगी, लेकिन एथिक्स से पहले थोड़ी सी सजा का माहौल अगर लेकिन होगा। विपुल ये इसके लिए आप जानते हैं कि पार्लियामेंट की स्टैंडिंग कमेटी ने बाकायदे फरवरी 2013 में रिपोर्ट दी, रिपोर्ट टेबल हुई, आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। उसका तो क्या बहुत समाज से लेकर कानून बनाने वाले तक सभी खामोश हैं? बहुत सिंपल चीज है। मुझे ऐसा लगता है कि पूरे भारतवर्ष में, जैसे कहते हैं, गवर्नमेंट जो है वो गवर्नेंस से रिट्रीट कर रही है, गवर्नेंस से पीछे हट रही है और रेगुलेशन के लिए जगह छोड़ रही है। अगर अच्छे रेगुलेटर हम लाएंगे हर क्षेत्र में, अच्छे रेगुलेटर, सिटीजन्स रेगुलेटर्स, सरकार के रेगुलेटर नहीं, तो उससे बात बन सकती है। ओम थानवी साहब, बिल्कुल स्पेसिफिक एक सवाल मैं आपसे जरूर पूछना चाहता हूं अंत में, कि चूंकि आप हिंदी के बड़े संपादक हैं, हिंदी जिसकी ग्रोथ हमने आपको बताई सबसे अधिक है, लेकिन हिंदी के बड़े अखबारों का हाल यह है कि अगर विदेश के बारे में, अगर सामरिक मामलों के बारे में, अगर विज्ञान के बारे में, अगर किसी भी दुनिया के नवीनतम पहलू के बारे में कुछ जानकारी अगर लेनी हो, तो हिंदी अखबारों का जो कवरेज है वो बहुत ही दयनीय है और दरिद्र भी कहा जा सकता है। अगर कोई लड़का जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, जेएनयू में पढ़ता है, अगर उसको हिंदी में सामरिक मामलों की जानकारी लेनी है, विदेश की जानकारी लेनी हो, उसको नहीं समझ में आएगी बात। एक तो भाषा भी नहीं समझ में आएगी और जो तथ्य हैं वो भी नहीं समझ में आएंगे, और कंपटीशन की तैयारी करनी है। बिल्कुल बिल्कुल। तो ऐसे में हिंदी पत्रकारिता जो इतना बड़ा बाजार है और सबसे अधिक मुनाफा है, सबसे अधिक सर्कुलेशन है, वहां ये कैसे एड्रेस किया जा सकता है इस समस्या को? देखिए, एक दौर था जब टीवी जो है वो अखबारों को फॉलो करते थे। अखबार में खबर छपती थी और टीवी पे उसका फॉलो होता था कि देखिए अखबारों में खबर आई है, जरा आगे देखा जाए। अब टीवी की नकल अखबार कर रहे हैं, टीवी की तरह रंग बिरंगा, टीवी की तरह ग्लैमर, टीवी की तरह सिनेमा, टीवी की तरह हंसी ठट्ठा, लतीफ़े, यानी कुल मिला के जितनी गैर गंभीर चीज़ें टीवी पर दिखाई देती हैं, आप देखिए अखबार उनको फॉलो कर रहे हैं। यानी अखबार टीवी बनने की कोशिश कर रहे हैं, मनोरंजन की चीज़ बन गए। एक बात। दूसरी बात, देश में माहौल ऐसा हो गया है कि आप बहुत ज़्यादा राजनीतिक अखबार, बहुत ज़्यादा समझदारी का काम पत्रकारिता में आप कर नहीं सकते हैं। करेंगे तो आप जिंदा नहीं रह सकते हैं, आपका अखबार नहीं टिक सकता है किसी न किसी तरीके से। जैसे मैंने राजस्थान पत्रिका का विज्ञापन आपको दिया, आपको इस तरीके से। लेकिन दक्षिण के अखबार अभी भी इन चीज़ों पर ध्यान दे रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं। देखिए, आपने जो आप मलयालम मनोरमा को देख लीजिए। नहीं जी, ये निर्भर करता है कि वहां पे किस तरह का रिश्ता बना के रखा हुआ है। गली निकाल के रखने वाले अखबार भी हैं जी, और ऐसे अखबार भी हैं जो लड़ते हैं जी। अब आप, वो दौर खत्म हो गया जब आप कहें कि अब आप लड़ सकते हैं। कुछ का आपने जो आंकड़े बताए, जैसे पंजाब वगैरह के, पंजाबी के, उनका तो बहुत ही नॉमिनल है। उसकी वजह क्या है कि हिंदी तो फिर भी हिंदी का अपने आप में एक बहुत बड़ा एक बाजार है, लेकिन पंजाबी जो है और जो भाषाएं हैं उनमें लोग अब बहुत ज्यादा अपने लोगों को नहीं प्रेरित करते हैं कि अखबार पढ़ें, वो उनको अंग्रेजी की तरफ ले जाना चाहते हैं। बिल्कुल, मुझे लगता है कि आप चारों लोगों ने बहुत गंभीर कोशिश की है इस विषय को एड्रेस करने की, और क्या हम समझना चाहते हैं कि क्या हमारे लिए वाकई ये चिंता का विषय नहीं कि हम अपने मीडिया के बढ़ते बाजार, आकार प्रकार और मनी मुनाफे के बावजूद पत्रकारिता की गुणवत्ता पर लगातार लोग सवाल उठा रहे हैं और हम खामोश हैं।
ये सवाल सिर्फ कुछ विद्वान समाजशास्त्री या समीक्षक ही नहीं, पाठक, श्रोता, दर्शक सब उठा रहे हैं। सोशल मीडिया ऐसे सवालों से अटा पड़ा है। वर्चस्व की शक्तियों के आगे समर्पण से लेकर सेल्फ सेंसरशिप तक अनेक वजह हैं कि आज प्रेस फ्रीडम के वैश्विक सूचकांक में भारत दुनिया के 180 मुल्कों में 136वें नंबर पर है। अपेक्षाकृत नया होने के बावजूद टेलीविजन से लोगों की निराशा ज्यादा है, पर प्रिंट पत्रकारिता अब भी एक संभावना है। क्या वह इस संभावना को सच में तब्दील कर सकेगी? इसी सवाल के साथ आज की चर्चा का हम समापन करते हैं। नमस्कार, देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।